दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरी कज़िन बहन के साथ घटी थी। अब घटना पर आता हूँ। बात है 2011 की। तब मेरी बहन की शादी हुई थी। मेरी बहन की उस समय उम्र 23 साल की थी। जब मेरी बहन की शादी हुई, उसके 1.5 महीने के बाद हमें पता चला कि हमारी बहन की तबीयत वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसके ससुराल वालों ने कहा कि आकर अपनी बहन को लेकर चले जाओ। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि अचानक हमारी बहन को क्या हुआ। उन लोगों का ये कहना था कि हमने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाए, उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आगे जो भी है वो आप लोग देख लो। इसीलिए हम लोगों ने अपनी बहन को अपने घर पर लाया। हमारी बहन के दोनों हाथ काले हो रखे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसे क्या बीमारी हो गई है। उन लोगों ने ये भी बात कही कि ये किसी भी चीज़ को अगर पकड़ती है या हाथ लगाती है, वो चीज़ खराब हो जाती है और उसमें से गंध आने लगती है। हम लोगों को ये बात सुनकर तुरंत ही समझने में देरी नहीं लगी कि ये हो ना हो कुछ ऊपरी मामला है। इसीलिए पास में रहने वाले एक बाबा को हम लोगों ने बुलाया और उनसे कहा कि आप ही आकर देखिए क्या बात है। बाबा ने जब घर में कदम रखा तो उन्होंने कहा कि घर में किसी बुरी आत्मा का वास है। हम समझ चुके थे कि बाबा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी बहन को बाबा के सामने लाया। बाबा ने उसे देखते हुए कहा कि इसके ऊपर जिस आत्मा का साया है या इसके शरीर में जिस आत्मा का बसेरा है, वह आत्मा कई 100 साल पुरानी है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी है। इसलिए वो आसानी से इसका शरीर नहीं छोड़ेगी। बाबा की ये बात सुनकर मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स बाबा के पैरों में गिर गए कि बाबा कैसे भी हमारी बहन को बचा लो। उनने फिर 11 दिन का टाइम मांगा। बाबा का कहना यह था कि 11 रातों तक इसके साथ जो क्रिया करनी पड़ेगी उसमें कोई नहीं होना चाहिए। हम भी बाबा की बात पर मान चुके थे। जब अगली रात में बाबा आए घर में, तो मेरी बहन एक अजीब सी डरावनी आवाज में बाबा को देखते ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तू घर में क्यों आया है। यहाँ से वापस लौट जा। अगर तू कुछ समय में यहाँ से नहीं गया तो आज तेरी मौत पक्की है। इतना कहने के बाद भी बाबा वहाँ से नहीं हिले। उसके बाद पता नहीं कैसे मेरी बहन के मुंह से आग निकलने लगी और बाबा के जो कपड़े थे वो पूरी तरह जल चुके थे। लेकिन फिर भी बाबा ने हार नहीं मानी। उनके साथ एक आदमी और था जो क्रिया का सामान लेकर खड़ा हुआ था। उसने क्रिया करना शुरू ही किया था कि कैसे उसके हाथ भी काले पड़ने लगे और क्रिया का उसके हाथ में जितना सामान था वो सब एक एक करके उसके हाथ से छूटकर गिरने लगा। और जब वो सामान सब नीचे गिरा, एक झोला था जिसमें वो सारा सामान था, उस झोले में से अजीब सी गंध आने लगी और कीड़े निकलने लगे, जिससे ये समझ में आया कि वो सामान भी खराब हो चुका है। फिर बाबा एकदम से पीछे हटे और उस आदमी को भी पीछे हटाने लगे, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हिल पा रहा था। उसके पैर वहीं पर जम चुके थे और देखते ही देखते जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने देखा कि उसके पैर भी अब सड़ चुके थे और उनमें से भी कीड़े निकल रहे थे। इतना डरावना नज़ारा देखने के बाद हम सबके हाथ पैर कांपने लगे। कुछ ही देर में बाबा ने मेरी बहन के सामने हाथ जोड़े और कहने लगे कि इसकी ज़िंदगी बख्श दे, इसे कुछ मत कर, इसे यहाँ से जाने दे। इतना कहना था कि वो चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगी और कहने लगी, दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आना। बाबा वहाँ से निकल गए और घर के बाहर जाने के बाद हम सभी लोगों ने बाबा को घेर लिया। बाबा से हम दोबारा हाथ पैर जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगे कि कैसे भी हमारी बहन को बचा लो। बाबा ने कहा कि अगर आज मैं उससे ये बात नहीं कहता तो जो मेरे साथ में आदमी था वो उसे जान से मार देती। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं कल दोबारा आऊँगा। इस बार बाबा आए तो घर के बाहर मैं ही उन्हें लेने के लिए खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि बाबा अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ कि चीज़ें खराब हो गई या फिर आप लोग उसे नहीं ठीक कर पाए, बाबा कहने लगे कि आज वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज मैंने क्रिया के सारे सामान पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक दिए हैं, जिसके बाद अगर वो कुछ करना भी चाहे तो वो असंभव होगा। इतना कहने के बाद कहीं मेरे दिल में संतुष्टि थी और मैंने बाबा से कहा कि ठीक है, अब घर पे चलते हैं। अंदर आ जाने के बाद बाबा ने हम सभी लोगों से बाहर रुकने के लिए कहा। हम सब के सब बाहर खड़े हुए थे। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि अंदर उस बाबा ने क्या किया, लेकिन जब वो बाबा पहले दिन घर से बाहर निकले तब उस कमरे की दीवारों पर हर जगह कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे थे और जो छत की दीवार थी वो अब पूरी काली पड़ चुकी थी।
उस कमरे में अजीब सी गंध आ रही थी। मेरी बहन जो कि बेहोश पड़ी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर कीड़े चल रहे थे। ये देखने के बाद मैं तो वहीं खड़े होकर रोने लग गया। फिर वो रात में तो बाबा वहाँ से चले गए और घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बाबा ने एक चीज़ ये भी कही थी कि उसके पास कोई नहीं जाना, सुबह तक के सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली रात क्योंकि उन्हें फिर आना था। जब अगले दिन सुबह में मेरी बहन जिस कमरे में थी उसका दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो पाया कि अब कमरे की दीवार बिल्कुल पहले जैसे ठीक है और अंदर अब कोई गंध नहीं आ रही थी, ना ही तो कोई कीड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन मेरी बहन की तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी। जब हम लोगों ने अगले दिन सुबह दरवाज़ा खोला तो वो भागते हुए मेरे पास आई और आकर मुझसे गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, भैया ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं और बस कुछ दिन की बात है। अगली रात वो बाबा फिर आए और वैसे ही पूरे 11 दिन तक के चलता रहा। लेकिन हाँ, 11वीं रात कुछ अनोखी चीज़ें हुई जो कि सच में हम लोगों को डरा देने के लिए काफ़ी थी। जब 11वीं रात बाबा अंदर गए तो वो आवाज़ें आ ही रही थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि वो कीड़े ना कि सिर्फ उस कमरे में बल्कि हमारे पूरे घर में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। और हमारे घर में जो छोटे बच्चे थे वो उस कीड़े को मारने जाते तो वो कीड़े उन्हें ही काट लेते। वो लोग भी दर्द से चिल्ला रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। हमने जल्दी जल्दी घर के सारे फैमिली मेंबर्स को घर से बाहर निकाल कर आंगन में इकट्ठा कर लिया और उसके बाद वहीं खड़े होकर बाबा का इंतज़ार करने लगे। बाबा कुछ ही समय के बाद बाहर निकले और कहने लगे कि वो जो कोई भी बुरी आत्मा थी वो अब भी पूरी तरह से तुम्हारी बहन के शरीर से निकली नहीं है, इसीलिए मुझे 3 दिन के बाद फिर से आना पड़ेगा। बाबा 3 दिन के बाद जब दोबारा आए तो हमने देखा कि अब हमारी बहन का पूरा शरीर काला हो चुका था। पहले तो सिर्फ हाथ और पैर ही काले थे, अब पूरा शरीर काला और उसके साथ साथ उसका चेहरा भी काला हो चुका था। वो जब भी मुंह खोलती खाना खाने के लिए तो उसके मुंह से कीड़े गिरते थे और कई बार तो हमने उसे जमीन से कीड़े उठाकर खाते हुए देखा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। एक शाम की आप लोगों को बात बता रहा हूँ, जब बाबा आने वाले थे वो शाम मेरी बहन ने मुझसे पानी मांगा। मैंने जब उसे पानी ले जाकर दिया तब पानी का गिलास हाथ में लेते ही पूरा पानी काला हो गया और वो वैसे ही गंदा काला पानी पीने लगी। मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा कि ये मेरी बहन को क्या करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो उस गंदे पानी को पी गई और मुझे देखकर हंसने लगी। मैं उसका ये डरावना रूप देखकर तुरंत ही वहां से यानी कि उसके कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को बंद कर दिया। जब वो रात बाबा आए तो बाबा ने कहा कि आज घर में कोई मत रहना। हम सभी लोग पहले से आंगन में जाकर खड़े हुए थे। अंदर से फिर से कुछ आवाजें आने लगी और इस बार बाबा ने लाल कलर का कुछ अपने साथ सामान लेकर आया था जो बराबर दिख नहीं पा रहा था कि वो क्या है। बाबा कुछ समय के बाद मेरी बहन को साथ में अपने बाहर ले आए और मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। हम तुरंत ही बाबा के पैरों में गिर गए। मैंने कहने लगा कि बाबा ये क्या बात थी और इसे क्या हुआ था। बाबा ने कहा कि जब इसकी शादी हुई थी तब ये लोग कहीं घूमने गए हुए थे और रात के समय ये वहां पर नहाई थी, जिसके बाद गीले बाल रखकर ये बालकनी में बाल सुखाने के लिए खड़ी थी और वहीं पर भटकती हुई एक आत्मा इसके बालों पर फिदा हो गई, जिसके बाद उसने इसके शरीर को अपना घर बना लिया। तो हमने कहा कि बाबा अब वो आत्मा से मेरी बहन को कोई दिक्कत नहीं। बाबा हमारी ओर देखे और मुस्कुराए। कहने लगे कि आज के बाद वो आत्मा न कि सिर्फ तुम्हारी बहन को बल्कि कभी किसी को नहीं परेशान कर पाएगी। फिर वो जो लाल जैसा सामान उन्होंने अपने साथ लेकर आया हुआ था उस सामान को दिखाते हुए कहा कि वो आत्मा इसमें कैद हो चुकी है और अब किसी जलती हुई चिता में इस आत्मा को डालकर इसे भी हमेशा के लिए जला दूंगा। उसके बाद बाबा वहां से चले गए और फिर मेरी बहन के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ।